वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हम सभी सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी में जो भी लोग हैं हर किसी का अपना अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इस वजह से सोसाइटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए, सोसाइटी के मेंबर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है इसके बारे में भी जानना होगा। आज के क्लास में हम देखेंगे पर्सनालिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी क्या है और हेरिडिटी किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट के अलग अलग टाइप्स और ये एनवायरनमेंट किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर आखिर में देखेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है। तो ये जो क्लास है ये बेसिकली आज मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया है ताकि आप लोग सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें समझ पाओ। तो शुरुआत से अंत तक क्लास को देखिएगा, आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ये सारी चीज़ें आपका सॉल्व हो जाएगी। तो हम पहले शुरुआत करते हैं पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी बेसिकली पर्सन्स पैटर्न है। कोई भी एक इंसान जो होगा उसका कुछ पैटर्न होता है, वो किस तरीके से उसका हैबिट होंगे, उनका एटीट्यूड, उसका ट्रेट, ये सारे चीज़ें अलग होंगे। इन सारे चीज़ों को मिला के जो पैटर्न तैयार होता है उसको हम नॉर्मली पर्सनालिटी कहते हैं। अब पर्सनालिटी हमारा एनवायरनमेंट में किसी भी एक सिचुएशन में हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, किसी भी सिचुएशन में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सारे चीज़ें पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। इस वजह से पर्सनालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है हमारे ह्यूमंस के लिए। अब यहाँ पर अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनालिटी हमारा किस तरीके से डेवलप होती है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है। पहला है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। जेनेटिक फैक्टर यानी कि जो भी चीज़ें हमें बाय बर्थ मिलती है, हमारा माता पिता का जो भी क्वालिटीज़ है ये जब हमें सारे बाय बर्थ मिलते हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर। जैसे हमारा हाइट, हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर का क्वालिटी, ये सारे चीज़ें हमारा जेनेटिक फैक्टर्स है। फिर हम देखते हैं एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारा आसपास जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे कोई भी अगर बच्चा दिल्ली में पल रहा है और कोई भी एक बच्चा छोटे से एक गांव में पल रहा है, इन दोनों के पर्सनालिटी में डिफरेंसेस होंगी। तो इस वजह से पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम सभी ह्यूमंस को पढ़ते हैं। इस वजह से ह्यूमन का पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होती है इसके बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी होता है। और यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इंटरेक्शन होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ें भी हमें जानना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर सोशल साइंसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, नेचर और नार्चर का डिबेट। नेचर यानी कि जो हेरिडिटी है उसको हम नेचर कहते हैं, जो बेसिकली फिक्स्ड होता है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो हमें बाय बर्थ मिलती है। और दूसरा है नार्चर। नार्चर यानी कि हमारा पेरेंटिंग किस तरीके की गई है, हम कौन से एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, हमारा आसपास क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट में अपना योगदान देती है। तो ये जो नेचर और नार्चर का डिबेट है ये बहुत लंबा चला है। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि सिर्फ हेरिडिटरी क्वालिटीज़ के ज़रिए ही लोग किस तरीके का डेवलपमेंट दिखाएंगे, उनका पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होगा ये पता चलता है। कुछ लोगों का मानना है सिर्फ नार्चर यानी कि हमारा एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि नेचर और नार्चर ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम एकदम यहाँ पर थोड़ा कंक्लूजन की बात करें तो हम नॉर्मली कह सकते हैं नेचर और नार्चर यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं हेरिडिटी।
हेरिडिटी बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि किस तरीके से माता पिता से, पेरेंट्स से चाइल्ड तक कुछ क्वालिटीज को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि जब भी कोई एक छोटा बच्चा होता है उसमें इनबॉर्न कुछ क्वालिटीज होती है, उसमें कुछ बायोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसे इनबॉर्न मिलता है। और ये जो क्वालिटीज है जिस तरीके से उसके अंदर आई है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहा जाता है। आप नॉर्मली देखोगे कि कोई भी अगर बच्चा होगा उसमें उसका माता और पिता ये दोनों के क्वालिटीज ही हमें देखने को मिलती है। किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम पर माता या फिर पिता किसी एक का ही डोमिनेट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के जो क्वालिटीज है वो हमें इक्वली ही दिखते हो। तो ये हेरिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान का बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने के लिए। अब अगर इसी हेरिडिटी को हम एकदम सिंपली बोले तो ये बेसिकली क्वालिटीज होती है। किसी भी बच्चे में जो क्वालिटीज है, जो क्वालिटीज उसको माता पिता से मिला है, उसको ही हम हेरिडिटी कहते हैं। इस वजह से हेरिडिटी जो है वो है इनबॉर्न क्वालिटीज। कोई भी बच्चा जो क्वालिटीज लेकर जन्म लेता है उसको हेरिडिटी कहा जाता है। अब हेरिडिटी में हमें कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी एक बच्चा जैसे जन्म लेगा, उसका हाइट, स्किन कलर, फेशियल फीचर्स, ये सारे चीज़ें किस तरीके का होंगे ये पहले से ही हम समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ फिजिकल ट्रेट्स के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कोई भी बच्चा, उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा, उसका क्रिएटिविटी का लेवल, उसका टैलेंट, उसका टेम्परमेंट, ये सारी चीज़ें भी हेरिडिटी के द्वारा गाइडेड होती है। इस वजह से हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हेरिडिटी को जानना हमारे लिए ज़रूरी है ह्यूमंस को समझने के लिए। अब देखते हैं हेरिडिटी किस तरीके से काम करती है। हमें अभी तक पता लग चुका है कि हेरिडिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ हेरिडिटी किस तरीके से काम करती है, जो माता पिता का क्वालिटी है वो बच्चे में किस तरीके से जाता है, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अब जब हम किसी भी एक बच्चे का जन्म होगा तो यहाँ पर माता और पिता दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पहले स्टार्टिंग से शुरुआत अगर हम करें तो एक पिता से स्पर्म जाता है और जो माता यानी कि जो फीमेल है उसमें जो एग सेल होती है उसमें जाकर जब मिल जाती है तब यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है। इस वजह से माता और पिता ये दोनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब जब कोई एक फर्स्ट सेल, कोई भी बच्चे का एक सेल जब क्रिएट होता है वहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो बेसिकली उसमें जो भी क्वालिटीज़ है इसको दर्शाएंगे। यहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो बेसिकली उस बच्चे का सेक्स को डिटरमाइन करेगा, यानी कि वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा ये डिपेंड करेगा वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। 23 में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होगा जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, इससे आप लोगों को चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, क्लास 9th 10th के बायोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें ये सारे चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई यहाँ पर कोई फीमेल है, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। फीमेल में हमें नॉर्मली XX क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और मेल में हमें XY क्रोमोसोम देखने को मिलती है। अब इन दोनों में से जो भी क्रोमोसोम जाएगा, किसी भी एक इंसान से सिर्फ एक क्रोमोसोम जाएगा और जाकर बाद में कोई भी बच्चा तैयार होगा या फिर कोई भी बच्चा का क्वालिटीज डिटरमाइन होगी। अब यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो कि जो भी पेरेंट है, पेरेंट्स में से जो मेल है यानी कि जो पिता है उसका ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बच्चा फीमेल होगी कि मेल होगा, यानी कि वहाँ पर डॉटर होगा या फिर सन होगा, ये डिटरमाइन करता है मेल के क्वालिटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों के क्वालिटीज़ जाएंगे, दोनों से ही क्रोमोसोम जाएंगे, जाकर जो क्रोमोसोम तैयार होगा वो बच्चे का सेक्स को डिटरमाइन करेगा। और इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि माता और पिता के जो क्वालिटीज़ है वो हमें इनबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर
माता और पिता दोनों से ही चीज़ें जाकर मिल रही है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पर नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्रोमोसोम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विंस भी हमें बहुत सारे देखने को मिलती है। अमूमन दो तरीके का ट्विंस होते हैं, एक है फ्रेटर्नल ट्विन और दूसरा होते हैं आइडेंटिकल ट्विन। फ्रेटर्नल ट्विंस में दो एग्स होते हैं और दो स्पर्म के जरिए ये दोनों एग्स को तोड़ा जाता है और इसके द्वारा दो सेपरेट बच्चे पैदा होते हैं। अब जो दो सेपरेट होंगे बच्चे, इनका सेक्स सेम भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, या फिर ये दोनों का सेक्स डिफरेंट, यानी कि एक मेल एक फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, आइडेंटिकल ट्विंस में एक एग होता है और एक ही स्पर्म होता है। इससे पहले क्रिएट होता है कोई भी सेल और उसके बाद वो सेल और भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। दो हिस्सों में जब बंट जाते हैं तब दो बच्चे जन्म लेते हैं और वो जो ट्विन होते हैं वो बेसिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों बच्चे का सेक्स सेम होंगे और उनका जो क्वालिटीज होंगी, उनका जो फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हेरिडिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी बच्चे में जो क्वालिटीज़ है वो माता और पिता दोनों से ही आती है और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ जीन। हम सभी जीन का नाम बार बार सुनते हैं, हम डे टू डे लाइफ में भी जीन का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि आपका जीन इस तरीके का है, आपका जीन का क्वालिटी इस तरीके का है। ये सारे चीज़ें हम अमूमन डे टू डे लाइफ में इस तरीके का बातें करते हैं। अब ये जीन बेसिकली होता क्या है? हमने अभी तक 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो पेरेंट के क्वालिटीज को कंटेन करते हैं। पेरेंट्स में जो भी क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज को क्रोमोसोम के जरिए बच्चों तक तो पहुंचाया जाता है और यही डिटरमाइन करता है कि वो जो बच्चा है उसका क्वालिटीज किस तरीके के होंगे। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो जीन है ये कैरियर ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी किस तरीके से बच्चों तक जाएगा, यानी कि उसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके का होगा, ये डिटरमाइन करता है जीन। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूबॉर्न में किस तरीके का होगा, ये भी जीन से डिटरमाइन करती है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तभी हमें सारे क्वालिटीज का पता नहीं चलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जाकर हमें सारे क्वालिटीज का पता चलता है। जैसे बाय बर्थ सिर्फ हम यही देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हुआ है, उसका कलर क्या है या फिर उसका हाथ पैर, ये सारी चीजें किस तरीके का है, सिर्फ इतना ही जान सकते हैं। लेकिन वो बड़ा होकर किस तरीके का बनेगा, क्या वो अगर 40 साल या फिर 50 साल का हो गया तो वो गंजा बनेगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगा? ये हमारा हेरिडिटी का पार्ट होता है। आप लोग देखोगे आपके आसपास अगर कोई किसी का पिता गंजा है तो अमूमन वो 40-50 साल तक जब पहुंचेगा तो उसका गंजा बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें बर्थ के टाइम देखी नहीं जाती, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें डेवलप होती है। इसी के साथ साथ वो कोई भी एक सिचुएशन में किस तरीके का एक्ट करेगा, ये भी उसका हेरिडिटी का पार्ट ही है, उसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। तो ये जो जीन है, जीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए। अब हम आते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान का पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। अब एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन की तरह जो भी एनवायरनमेंट है उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट यानी कि किसी भी एक इंसान के आसपास जो भी फोर्सेस है या फिर जो भी सिचुएशन स्टिमुली है जो इंसान का क्वालिटीज को दर्शाता है या फिर वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, इसके बारे में बात करता है, उसको हम नॉर्मली एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट हमारा सराउंडिंग है, हम जिस जगह पर बड़े होते हैं उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। यहाँ पर एनवायरनमेंट
बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हमारा सराउंडिंग और एक्सपीरियंसेस जिस तरीके का होगा, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी उसी तरीके का होगा। जैसे किसी भी बच्चे का फैमिली क्या है, किसी का एजुकेशन किस तरीके से मिल रहा है, उसका कल्चर, उसका सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर कोई अंबानी है तो अंबानी के फैमिली में जिसने जन्म लिया है उसका इंटरेक्शन अलग होगा, उसका एजुकेशन अलग होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड सारे अलग होंगे, तो इस वजह से उसका एक्सपीरियंसेस अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी एक बच्चा गांव में पैदा हो रहा है तो उसका फैमिली, उसका एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। इस वजह से एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए। अब एनवायरनमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है। लेकिन ये जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम किस तरीके से डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये सारे चीज़ें डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। हमारा एनवायरनमेंट जिस तरीके का होगा उसी तरीके से हमारा जो हेरिडिटरी क्वालिटी है वो भी डेवलप होंगी। अब यहां पर आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस जन्म लेती है लेकिन किसी भी कारणवश वो बिछड़ जाती है, आप लोग फिल्मों में ये सारी चीज़ें देख चुके हो। अगर कोई भी कारणवश ये बिछड़ जाते हैं और कोई एक अंबानी के घर में रह रहा है, कोई भी एक बच्चा अंबानी के घर में रह रहा है, कोई रिच फैमिली में रह रहा है, और कोई अगर बच्चा क्रिमिनल के घर पर रह रहा है, ये दोनों क्या सेम क्वालिटीज लेकर उनका दोनों का सेम पर्सनैलिटी होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। जो चोर के घर में पला बढ़ रहा है उसका क्वालिटीज अलग होंगी, जो रिच फैमिली में बढ़ रहा है उसका अलग क्वालिटी, उसका एजुकेशन अलग होगी। अगर 20 साल बाद आप देखोगे तो ये दोनों के पर्सनैलिटीज में बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान का जो इनहेरेंट ट्रेड्स है उसको डेवलप और एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फैमिली एनवायरनमेंट। यही फैमिली एनवायरनमेंट होता है जो हमें फर्स्ट टाइम हमारे आसपास के बारे में हमें बताता है, और हमारा पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप होगा ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट के बाद हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, उसके बाद हमारा जॉब का सेक्टर देखते हैं। ये सारे जगह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फैमिली एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है मैन मेड एनवायरनमेंट। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट जिसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, ये होता है हमारा नेचुरल सेटिंग्स, जैसे हमारा अर्थ का सरफेस, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हैं हमारा जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट। और दूसरे तरीके का एनवायरनमेंट है मैन मेड एनवायरनमेंट। यहाँ पर इंसान खुद को कंट्रोल करता है, अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब वो खुद से कुछ चीज़ें क्रिएट करता है, अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इसको कहा जाता है मैन मेड एनवायरनमेंट या फिर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। जैसे गांव, अगर कोई एक गांव है वहाँ पर जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगी और शहर में जो एनवायरनमेंट है ये दोनों अलग होंगे। यहाँ पर शहर में जो बेसिकली है वो हम मैन मेड एनवायरनमेंट देखते हैं। यहाँ पर मैन मेड एनवायरनमेंट में को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आउटर एनवायरनमेंट, दूसरा है इनर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा मटेरियल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, जैसे हमारा अलग अलग चीज़ें, जैसे फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं हमारा आउटर एनवायरनमेंट। इसको हम मटेरियल कल्चर भी कहते हैं। और दूसरा है इनर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें बदलेंगी, यहाँ पर जो कल्चर है, जो नॉन मटेरियल कल्चर है, इसमें जो भी चीज़ें हिस्सा बनेंगी वो हो जाएंगी हमारा इनर एनवायरनमेंट के
पार्ट, खासकर जो हमारा सोसाइटी में जिस कल्चर में हम पले बढ़ रहे हैं वो बेसिकली हमारा इनर एनवायरनमेंट होता है, और बाकी के जो बाहर के चीज़ें हैं जो हमारे आउटसाइड से हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं वो हो जाता है हमारा आउटर एनवायरनमेंट के पार्ट। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होगा। अब देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, और ये दोनों एक साथ मिलाकर ही हमारा ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। बहुत जगहों पर आप देखोगे कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट लिखा होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी बच्चे का अगर डेवलपमेंट होगा तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों क्वालिटीज़ ही हमें देखने को मिलेंगी, और ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हेरिडिटी की, हेरिडिटी हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करती है कि हमारा क्वालिटीज़, इनबॉर्न क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये हमें हेरिडिटी हमें देता है। और बाद में जब हम ये हेरिडिटी लेकर जन्म लेते हैं, बाद में हम हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसमें जाते हैं, वहाँ पर जाकर हमारा इस हेरिडिटरी क्वालिटीज़ को हम शेप करते हैं, और ये हमें सोशल और एक्सपीरियंशियल फैक्टर के द्वारा गाइडेड होती है। ये सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि अगर हेरिडिटी हमें जन्म से मिलती है और इस जन्म के जो भी क्वालिटीज़ है जो हम एनवायरनमेंट में शेप करते हैं, इन दोनों को मिक्सअप ही हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। हम फ्यूचर में क्या बनेंगे ये सारी चीज़ें भी हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों ही इक्वली डिसाइड करता है। अगर कोई बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, उसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ है, क्रिएटिविटी का क्वालिटीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा फ्यूचर में जाकर शाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा बच्चा अगर क्रिएटिव होगा, उसका अगर नर्चर अच्छी तरीके से की गई, उसका क्वालिटीज़ को और भी इम्पोर्टेंस दी गई, उसका जो क्रिएटिविटी है उसका और भी एक्सपोजर मिला, तब वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन अगर उसको ये सारे एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता हो, या फिर किसी एक जगह ऐसे गांव से बिलोंग करते हो जहां पर कोई भी टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट नहीं है, तो उसका जो क्रिएटिविटी है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से कोई भी बच्चे का हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी इक्वली रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आई है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने समझी है। अगर फिर से आपको दिक्कत हो रही है तो ये नोट्स से आप लोग थोड़ा गो थ्रू हो जाइएगा और क्लास को वापस रिपीट करके देख लीजिएगा। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि फ्यूचर में बाद में और भी क्लासेस करूँ। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।